Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today's topic of discussion is hemorrhoids and anal fissure. सबसे पहले हम हेमरोइड्स डिस्कस करेंगे. व्हाट आर हेमरोइड्स? हेमरोइड्स बेसिकली जो स्वॉलन या इन्फ्लेम्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं अराउंड योर रेक्टम या फिर इन द एनल कैनाल आप कह सकते हैं, दीज आर हेमरोइड्स. ठीक है, हेमरोइड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इंटरनल हेमरोइड्स और एक्सटर्नल हेमरोइड्स में. जो इंटरनल हेमरोइड्स हैं ये आपके रेक्टम के अंदर पड़े होंगे. ठीक है, वेयरएज जो एक्सटर्नल हेमरोइड्स हैं ये आपकी जो एनस है उसके स्किन के अराउंड आपको नज़र आएंगे. ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल हेमरोइड्स हैं जो आपके रेक्टम के अंदर आपको नज़र आएंगे. ठीक है, और ये आपके पास एक्सटर्नल हेमरोइड्स हैं जो एनस के पास जो सराउंडिंग स्किन है उसके पास आपको ये एक्सटर्नल हेमरोइड्स पड़े हुए नज़र आते हैं. ठीक है, सो अभी हमने देखा कि व्हाट आर हेमरोइड्स. हेमरोइड्स आर बेसिकली द वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द एनल कैनाल. ठीक है, एंड दीज आर स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स. बेसिकली इनको हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरोइड्स. इंटरनल जो रेक्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जो आपके पास एनस के स्किन के अराउंड. ठीक है, बेसिकली उसके नीचे जो एनल स्किन है उसके नीचे आपको ये एक्सटर्नल हेमरोइड्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा दिया. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा कि ये हमारे पास इंटरनल हेमरोइड्स हैं जो आपके रेक्टम के अंदर प्रेजेंट हैं. ठीक है, और वेयर एज ये आपके पास एक्सटर्नल हेमरोइड्स हैं जो आपके एनल स्किन के बिलो आपको जो है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं. ठीक है, एंड हेयर इज़ द प्रोलैप्स्ड इंटरनल हेमरोइड. ये आपके पास जो है ये है इंटरनल हेमरोइड. यहाँ से इसकी कहीं से ओरिजिन होती है लेकिन इट इज़ प्रोलैप्स्ड, इसलिए आपको ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है. So you may confuse it with the external hemorrhoid whereas it is a prolapsed internal hemorrhoid. ठीक है, अब ये हमारे पास फर्दर ग्रेडिंग होती है ऑफ इंटरनल हेमरोइड्स. हम एक्सटर्नल हेमरोइड्स की ग्रेडिंग उस तरह से नहीं करते. वी ग्रेड द इंटरनल हेमरोइड्स इनटू ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, अब इस फिगर में जो फर्स्ट फिगर है आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे हेमरोइड्स हैं ये प्रोलैप्स नहीं है, दीज आर जस्ट द प्रोमिनेंट वेसल्स. तो इनको हम लेबल करेंगे एज ग्रेड 1 हेमरोइड्स. ठीक है, अब ये ग्रेड 2 में क्या है, ये प्रोलैप्स होकर थोड़ी बाहर की तरफ आ रही हैं. ठीक है, व्हेन द पेशेंट अप्लाई स्ट्रेन ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, तो इनको आपको मैनुअली रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बाहर ही नहीं रहते, ये बल्कि खुद स्पॉन्टेनियसली अंदर चले जाते हैं. ठीक है, तो ये जो ऐसे हेमरोइड्स जो बाहर तो निकलते हैं लेकिन स्पॉन्टेनियसली अंदर चले जाएँ, स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस होकर वापस अंदर चले जाएँ, उनको हम कहते हैं कि दीज आर ग्रेड 2 हेमरोइड्स. ठीक है, उसके बाद ग्रेड 3 में ये है कि जो ये वाले हेमरोइड्स बाहर निकलते हैं लेकिन ये स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस नहीं करते होते, इनको वापस उंगली के ज़रिए पेशेंट को अंदर करना पड़ता है, मतलब इनको मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है. सो ऐसे हेमरोइड्स आर ग्रेड 3 हेमरोइड्स. अब ग्रेड 4 हेमरोइड्स कौन से होते हैं कि जो बाहर निकल आए हैं कि लेकिन ना ये स्पॉन्टेनियसली अंदर जाते हैं ना ये मैनुअल रिडक्शन से यानी फिंगर से ही अंदर इनको किया जाता है, ये बस बाहर ही रहते हैं. ठीक है, दीज कैन नॉट बी पुश्ड बैक इनसाइड. ठीक है, तो इनको हम ग्रेड 4 हेमरोइड्स लेबल करते हैं. ठीक है, यानी वो हेमरोइड्स दैट आर प्रोलैप्स्ड आउट एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और पुश्ड बैक इन आर ग्रेड 4 हेमरोइड्स. अब ये हमारे पास हेमरोइड्स की कुछ रीजंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हेमरोइड्स की कॉज कैन बी हेरिडिटरी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या अगर पेशेंट अनहेल्दी डाइट खा रहा है, ठीक है, जिसमें कोई फाइबर्स इनटेक नहीं है तो उसकी वजह से हेमरोइड्स हो सकते हैं. ठीक है, या अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए टॉयलेट पे बैठा रहता है उसकी वजह से भी दैट कैन बी ऑल्सो कॉज ऑफ हेमरोइड्स. अगर कोई पेशेंट एनल सेक्स कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ हेमरोइड्स. वेट लिफ्टिंग कैन बी अ कॉज ऑफ हेमरोइड्स. ठीक है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, सो उसकी वजह से हेमरोइड्स हो सकते हैं. देन ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी, ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ हेमरोइड्स या रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेमरोइड्स. अब हेमरोइड्स में हमारे पास क्या सिम्टम्स होते हैं. सो हेमरोइड्स में पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, लेकिन मोस्टली दिस ब्लीडिंग पर रेक्टम इज़ विद पेनलेस, यू कैन से दिस इज़ पेनलेस ब्लीडिंग. इसमें इतनी पेन नहीं होती. ठीक है, जो पेनफुल ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है दैट इज़ इन केस ऑफ एनल फिगर. ठीक है, सो डायग्नोस्टिक पॉइंट ये है कि इट इज़ मोस्टली पेनलेस ब्लीडिंग. ठीक है, लेकिन पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है.
ठीक है। इन केस ऑफ हेमरॉइड्स वाइल डेफिकेशन पेशेंट फील्स बर्निंग सेंसेशन, ब्लीडिंग होती है लेकिन दैट ब्लीडिंग इज़ पेनलेस और ब्लीडिंग रेड कलर की होती है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे डार्क कलर की ब्लीडिंग है तो दैट इज़ द कॉज ऑफ अपर GI ब्लीड, ठीक है। उसमें आप हेमरॉइड्स को अपर GI ब्लीड से इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अपर GI ब्लीड की जो कलर होगी दैट वुड बी डार्क रेड, ठीक है, डार्क कलर का ब्लड आएगा। देन पाइल्स में हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या हैं वो अब हम देख लेते हैं। पाइल्स इज़ द कॉमन नेम फॉर हेमरॉइड्स, ठीक है। अब उसकी सिम्टम्स हम देख लेते हैं। तो एक तो पेशेंट कहेगा कि मुझे ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है आफ्टर द पेशेंट पूल्स, ठीक है। इसके अलावा इची एनस की कंप्लेन करेगा पेशेंट, ठीक है। और पेशेंट क्या कहेगा कि उसको ऐसे महसूस होता है कि अभी भी उसको मतलब स्टूल पास करने की अर्ज है आफ्टर द पेशेंट हैज़ गॉन टू टॉयलेट, ठीक है। लेकिन मतलब वो फुली डेफिकेट नहीं कर पाता, उसको अभी भी अर्ज रहती है टू पू, ठीक है। एंड पेशेंट से ऐसे ब्राइट रेड कलर की उसको जो है वो स्टूल पास हो रहा है। अब म्यूकस उसके अंडरवियर में आपको लगा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। या फिर टॉयलेट पेपर पे आपको नज़र आ सकता है आफ्टर द पेशेंट हैज़ वाइप्ड हिज बॉटम, ठीक है। इसके अलावा लम्प्स जो हैं ब्लड के या इस तरह करके वो आपको पेशेंट के एनस के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो पाइल के मोके होते हैं इनको पेशेंट कहते हैं कि मुझे मोके फील होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मोके हैं इसको खूनी बवासीर भी आप कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, हेमरॉइड्स का दूसरा नाम होता है खूनी बवासीर, ठीक है। सो इस खूनी बवासीर में पेशेंट कहता है कि मुझे एनस के अराउंड मोके फील होते हैं, ठीक है। एंड पेन तो ऑब्वियसली होती है अराउंड द एनस। आगे इस पिक्चर में और क्लियरली आपको सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लाइक डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग क्लीनिंग आफ्टर द बाउल हैज़ बीन पास, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ बल्जिंग टिश्यू फ्रॉम द रेक्टम, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड हमारे पास ये सॉइलिंग ऑफ अंडरवियर, मैंने आपको बताया था उसके अंडरवियर पे म्यूकस जो है वो आपको नज़र आएगी। देन हमारे पास ये एनल एंड रेक्टल इचिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ सकता है और एनल पेन की भी कंप्लेन करता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हेमरॉइड्स। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एनल फिशर, ठीक है। हेमरॉइड्स हमने कहा था दीज आर द बेसिकली वेस्कुलर डायलेशंस, ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है, दैट यू सी इन द एनल कैनाल स्पेशली इन रेक्टम या अराउंड द एनस, ठीक है। ये हमने अभी डिटेल में देखा था कि वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स की स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब हम देखने लगे हैं एनल फिशर। सो एनल फिशर इज़ बेसिकली टीयर या ओपन सो जिसको आप अल्सर कह सकते हैं, और ये आपकी एनस के लाइनिंग के अलोंग डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको फिर आप लेबल करते हैं एज एनल फिशर, ठीक है। जब पेशेंट कहता है कि मुझे कोई अल्सर या मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होती है वाइल डेफिकेशन, ठीक है, और उसमें जो पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो पेनफुल, वेरी पेनफुल, ठीक है। सो उसको आप कहते हैं कि दिस इज़ एनल फिशर। मोस्टली जो जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है उनमें एनल फिशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें कॉमन सिम्टम्स आपके पास क्या हैं कि पेशेंट कहेगा कि मुझे बर्निंग होती है, मुझे पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है उस जगह पे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज हेल्थ इशूज़ तो यू शुडंट हेजिटेट टू कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। आपने मस्ट डॉक्टर को एक बार चेक करवाना ताकि वो आपकी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके देख सकें कि क्या मसला है, फिशर्स हैं या हेमरॉइड्स हैं या क्या है, ठीक है। अब ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दिस इज़ द एनल ओपनिंग, और ये आपके पास एनल फिशर के बाद सेंटिनल टैग बन चुका है, ठीक है। ये एनल फिशर है, एनल ओपनिंग है ये, ठीक है, और ये सेंटिनल टैग है, और ये आपके पास हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला है, ठीक है, ड्यू टू एनल फिशर, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली दिस वन इज़ एनल फिशर जो आपको एनल ओपनिंग पे ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है, और नीचे की तरफ जो आपको शो होता है एक्सटर्नली दिस इज़ द सेंटिनल स्किन टैग। अंदर ये आपको यहाँ पे हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला मिलेंगे, ठीक है। देन ये क्रॉनिक एनल फिशर की पिक्चर है जिसमें आपको हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला, वही जो मैंने आपको ऊपर दिखाया वो आपको नज़र आ रहे हैं क्लियरली, ठीक है। दिस वन इज़ हाइपरट्रॉफिड एनल पेपिला, ठीक है। देन दिस इज़ द फिशर विद हीट अप स्कार्ड एजेस, ठीक है, एंड दिस आउटसाइड एक्सटर्नली आपको ये सेंटिनल स्किन टैग नज़र आएगा, ठीक है। पेशेंट के एक्सटर्नल साइड पे आपको ये सेंटिनल स्किन टैग देखने को मिलेगा। अच्छा, इन पेशेंट्स में आप
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। हेमरॉइड्स में आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं एंड यू सी दैट विच ग्रेड ऑफ हेमरॉइड इज़ प्रेजेंट इन द पेशेंट, ठीक है। वेरस एनल फिशर में आपको बाहर की तरफ ये स्किन टैग्स नजर आएंगे, ठीक है, और जाहिर है ये these are the anal fissures with heaped up scarred edges, ठीक है। तो इसलिए फिर आप इनमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करते, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होती हैं ऑफ एनल फिशर। सो एनल फिशर की सबसे मेन कॉज वही कॉन्स्टिपेशन है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ आपके पास हेमरॉइड्स में भी कॉन्स्टिपेशन वाज द मेन कॉज, ठीक है, ऑफ हेमरॉइड्स। इसी तरह यहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनल फिशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट लार्ज या हार्ड स्टूल पास करे तो उस केस में भी एनल फिशर हो सकता है। क्रॉनिक डायरिया अगर पेशेंट को रहता है तो उसकी वजह से भी एनल फिशर होता है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में एनल फिशर हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट एनल इंटरकोर्स कर रहा है तो अगेन इट कैन कॉज एनल फिशर, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या हैं एनल फिशर के? एनल फिशर की वजह से स्टूल पास करते हुए पेन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो एनस के अराउंड की जो स्किन है वो फट सकती है, देयर कैन बी टीयर ऑफ स्किन अराउंड द एनस। इसके अलावा स्टूल में ब्लड आ सकता है और स्किन टैग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनल फिशर, ठीक है। मतलब पेन, पेशेंट कहेगा पेन होती है व्हाइल पासिंग द स्टूल, ब्लड आता है स्टूल में, और पेशेंट कहेगा कि एनस के अराउंड जो स्किन है दैट इज़ टॉर्न, स्किन टैग्स हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब एनल फिशर के जो सिम्टम्स हैं ना, समटाइम्स देयर वुड बी नो सिम्टम एक्सेप्ट ब्लीडिंग, मतलब पेशेंट सिर्फ ब्लीडिंग ही कंप्लेन करेगा, ठीक है, और पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, पेनफुल पेरेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो अगेन दिस इज़ द मेन सिम्टम ऑफ एनल फिशर, ठीक है। और मोस्टली इसकी कॉज क्या होती है कि कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से। अच्छा, अब आप एज ए डॉक्टर जब पेशेंट एनल फिशर के पेशेंट को देखेंगे तो आपको क्या साइंस देखने को मिल सकते हैं? देयर वुड बी कॉन्स्टेंट स्वेयर, पेन एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बाउल मूवमेंट विच लास्ट्स लॉन्गर, ठीक है। सो पेशेंट को स्वेयर, पेन और ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बाउल मूवमेंट, जो ज़्यादा देर के लिए रहती है, ठीक है। इसके अलावा विजिबल क्रैक आपको नज़र आ सकता है इन द स्किन अराउंड द एनस एंड ऑल्सो अ स्मॉल लंप ऑन द स्किन नियर द एनस आर द कॉमन साइंस, ठीक है, जो आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं हाउ वुड यू अप्रोच अ पेशेंट कमिंग टू यू विद हेमरॉइड्स एंड एनल फिशर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेमरॉइड्स को हम खूनी बवासीर भी कहते हैं और एनल फिशर को हम बादी बवासीर कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में आपके पास ब्लीडिंग पर रेक्टम होती है पेशेंट को, ठीक है। सो बेसिकली दीज बोथ आर द डीडीज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है। इसके अलावा आप और भी कॉजेज़ रूल आउट कर सकते हैं, लाइक कोई एनल डिस्प्लेजिया तो नहीं है, पोलिप तो नहीं है, कोई मैस तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है उस जगह पे, ठीक है। सो इसलिए आप DRE जो है एक बार करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेन है तो उसमें फिर एनल फिशर के केस में DRE पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेन की वजह से पेशेंट जो है हाथ लगाने नहीं देता, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था किस तरह आप हेमरॉइड्स का जो ब्लड होता है वो फ्रेश कलर का ब्लड होता है, उसको आप किस तरह से डार्क ब्लीडिंग के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। डार्क ब्लड जो ब्लैक ब्लड जो है वो अपर GI ब्लीड में आपको पेशेंट में देखने को मिल सकता है। हेमरॉइड्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें डायलेटेड टॉर्चस वेन्स होती हैं, ठीक है, एंड मोस्टली इट इज़ ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन या अगर रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, और रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगेन प्रेगनेंसी में हो सकता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा हो सकता है क्रॉनिक कफ के केस में, ठीक है, या अगर पेशेंट वेट लिफ्ट करता है या साइटीज़ का पेशेंट है तो उसमें भी आपके पास हेमरॉइड्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब हेमरॉइड्स मोस्टली सिम्टोमेटिक या इन्फ्लेम्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, और उसमें मेन कॉज मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन बताई। इसके अलावा और कॉजेज़ क्या हैं? ओबेसिटी हो सकती है, सिटिंग पोस्चर हो सकता है, ओल्ड एज में ये कॉमन होते हैं, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट की कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपके पास हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। देन प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो कॉज, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर डिटेल में पिक्चर में बता दी है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है पर रेक्टम, ठीक है। जो इंटरनल आपके पास हेमरॉइड्स होते हैं ना, मोस्टली उसमें इतनी पेन नहीं होती, लेकिन जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं वो पेनफुल होते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन जो है वो आपने लाजमी करना है। एग्जामिनेशन पे आपको डायलेटेड टॉर्चस वीनस मैसेज नजर आएंगे, ठीक है, ऑन फिंगर स्पेशली,
और आपको प्रोक्टोस्कोपी भी करना है ताकि आपको ग्रेड ऑफ हेमरॉइड्स पता चल सकें, ठीक है। एंड अगर मतलब आपको कॉज नहीं समझ आ रही तो आप फर्दर सिग्मोइडोस्कोपी टू रूल आउट एनी पोलिप वगैरह देखने के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास जब प्रेजेंट करें ना तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे रोड़ा, लोथड़ा या पत्थर महसूस होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आ रहा होता है फिर वापस भी चला जाता है। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि उनका जो ये मैस होता है वो रिड्यूसिबल मैस है, ठीक है, अंदर की तरफ वापस चला जाता है, ठीक है। या कुछ का लटकता है, हाथ लगाने से पता चलता है, ठीक है, ब्राइट रेड किस्म का खून आता है, उनको खारिश महसूस होती है उस जगह पे, कब्ज़ रहती है, बैठते हुए भी महसूस होता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट कहता है मुझे कोई गैस्ट्रिक इशू या फीवर की उस तरह से कंप्लेन नहीं है, ना ही उसकी कोई हिस्ट्री होती है ऑफ ट्रॉमा, अल्सर, ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की भी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती पेशेंट की, ठीक है। लेकिन पेशेंट की एक हिस्ट्री होती है और वो क्या है, क्रॉनिक हिस्ट्री होती है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ सेंसेशन ऑफ इचिंग एट दैट एरिया, ठीक है। तो फिर आप जब डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सा डिग्री है हेमरॉइड्स का। अब आपने याद रखना है जो ग्रेड 1 हेमरॉइड्स होते हैं ना उनको हम मोस्टली मैनेज करते हैं थ्रू मेडिसिन, ठीक है। ग्रेड 2 हेमरॉइड्स में आप इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी देते हैं, ग्रेड 3 हेमरॉइड्स में हम रबर बैंड लाइगेशन करते हैं और ग्रेड 4 हेमरॉइड्स में फिर हम इवेंचुअली सर्जरी करके हेमरोडेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एनल फिशर का केस है, तो एनल फिशर में आपके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल टियर होता है द वॉल ऑफ रेक्टम या एनल कैनाल, इसमें भी मेनली कॉन्स्टिपेशन ही कॉज होती है, ठीक है, और साथ में वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उस जगह पे, तो उसको हमने ट्रीट करना होता है। सेम हिस्ट्री होती है मोर लाइकली एनल फिशर की और हेमरॉइड्स की, ठीक है। लेकिन पेशेंट जो होता है एनल फिशर का उसको कॉन्टीन्यूस पेन होती है दैट इज़ रिलीव्ड आफ्टर डेफिकेशन, ठीक है, बट देयर इज़ नो एनी मैस और इचिंग एज सच, ठीक है। पेशेंट कहता है कि पखाना आता है तो दर्द होती है, पखाने के बाद दर्द ठीक हो जाती है, साथ खून भी उसको आ रहा होता है, ठीक है। ये मसला कब्ज़ के बाद से शुरू हुआ है क्योंकि कब्ज़ अक्सर पेशेंट को रहती होती है, ठीक है। पेशेंट कहेगा कि मुझे पत्थर फील होता है, ठीक है, तो जब वो ज़ोर लगाता है तो उसके बाद से ये मसला उसको शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब ज़ोर लगाने की वजह से उस जगह पे स्ट्रेनिंग हो जाती है, स्ट्रेनिंग प्रेशर की वजह से वो जगह फिर फट जाती है, टीयर डेवलप हो जाता है उस जगह पे, ठीक है, और जिसकी वजह से एनल फिशर बन जाता है उस जगह पे। 2 से 3 हफ्ते अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, 2-3 महीनों से ये मसला अब बढ़ चुका है और ठीक नहीं हो रहा इवन आफ्टर मेडिकेशंस, तो आपने ऐसे पेशेंट को सर्जन के पास रेफ़र कर देना है, ठीक है। अब किस तरह से आप मैनेज करेंगे, सबसे पहले हम मैनेजमेंट ऑफ हेमरॉइड्स देखते हैं, उसके बाद हम एनल फिशर की मैनेजमेंट देख लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो हेमरॉइड्स की मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो आपने पेशेंट को काउंसिल करना है, ठीक है, उसको कहना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल जो है ना उसको बेहतर करें, उसमें आपने डाइटरी फाइबर्स का इंटेक ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। उसको कहना है कि आप इसबगोल का छिलका दूध में या पानी में, ठीक है, वो डाल के 2 चम्मच सुबह शाम खाएँ या पिएँ उसको, ठीक है। और वर्जिश डेली करनी है, वॉक कोशिश करें एटलीस्ट 1000 स्टेप्स यानी 1 किलोमीटर डेली आपने वॉक लाजमी करनी है, ठीक है। और आपने उसको क्या कहना है कि आपने एहतियात अगर ना की तो फिर आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए आपने एहतियात ज़्यादा करनी है और फल वगैरह फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाने हैं, सब्जियों का कचूमर वगैरह बना के वो खाएं, ठीक है, मतलब फ़ाइबर्स का इंटेक ज़्यादा करें और वॉक वगैरह करें और इसबगोल का छिलका पानी में या दूध में मिला के पिएँ। इसके अलावा एक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच अगर जो शहद है वो भी नीम गर्म दूध में डाल के तो वो भी आप सुबह शाम पिएँ, ठीक है, तो उससे भी कब्ज़ जो है वो बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेशेंट को काउंसल करना है। उसके बाद आपने इन पेशेंट्स में एक चीज़ याद रखनी है, जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ऑइंटमेंट होती है वो आपने नहीं देनी, क्योंकि वो क्या करती है, वो वेजोडाइलेशन करती है, ठीक है। और आपको पता है कि ये हेमरॉइड्स केस में ऑलरेडी हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं,
वीनो डायलेशन होती है यहाँ पे, तो हमने ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नहीं देना और डायलेट नहीं करवानी वेसल्स को, क्योंकि इससे ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बस आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं, ठीक है। आपको पता है जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप लेग्जेटिव्स देते हैं, तो लेग्जेटिव्स में आपके पास कुछ बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं और कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स में आपके पास आ जाता है लेक्टुलोज, ठीक है, जिसमें आपके पास जो ब्रांड नेम्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो लाइलेक या डुफलेक के नाम से आते हैं, तो आप ये 2 सिरप्स दे सकते हैं। इसके अलावा बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आपके पास अगर उनकी वैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें लिक्विड पैराफिन आता है और स्टिमुलेंट्स में आपके पास ये जो स्काइलेक्स ड्रॉप्स या लेक्सोबिरॉन टैबलेट लेक्सोबिरॉन होता है ये आ जाती है, ठीक है। अब ये जो स्काइलेक्स और टैबलेट लेक्सोबिरॉन है ना, इसके अंदर होता है सोडियम पिकोसल्फेट, ठीक है। वेरस जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसमें लिक्विड पैराफिन होती है। अच्छा, एक सिरप होता है सिरप क्रेमाफिन, ठीक है। अब सिरप क्रेमाफिन में 3 चीज़ें होती हैं, सोडियम पिकोसल्फेट, लिक्विड पैराफिन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये सिरप आप दे सकते हैं इन पेशेंट्स को, स्पेशली हेमरोइड्स एंड फिशर के, क्योंकि इनमें ये जो 3 चीज़ें हैं दे हेल्प टू रिड्यूस मतलब दे हेल्प टू रिलीव दिस कॉन्स्टिपेशन बाय सॉफ्टनिंग द स्टूल एंड इंक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप सिरप ट्रामाफिन दे सकते हैं, ठीक है। अब स्टूल सॉफ्टनर्स में मैंने आपको क्या बता दिया कि लाइलेक डुफ्लेक या सिरप ट्रामाफिन में से तीनों में से कोई एक आप दे दें। साथ इसके अलावा आपने एक टैबलेट देनी होती है, टैबलेट डेफ्लॉन, ठीक है। ये हेल्प करती है टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ हेमरॉइड्स, ठीक है। अब दिस टैबलेट डेफ्लॉन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हेमरॉइड्स। ये आपने जो टैबलेट डेफ्लॉन होती है ये 500 mg में आती है और इसको किस तरह से देना है। फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को पहले 4 दिनों के लिए सुबह दोपहर शाम 2-2 गोलियाँ देंगे, फिर अगले 4 दिनों के लिए सुबह शाम 2-2 गोलियाँ देंगे, फिर अगले 10 दिन के लिए आप 1-1 गोली सुबह शाम दे देंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये बेसिकली क्या करता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करेगा। बेसिकली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही होती है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ वेन्स कॉज कर रही होती हैं। तो जब इनका एक्शन ब्लॉक करवा देगी डेफ्लॉन टैबलेट, ठीक है, तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वेन्स में वो इम्प्रूव होगा, ठीक है, और जो नॉर्मल फंक्शन होता है वेन्स का वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टैबलेट डेफ्लॉन जो है वो हेमरॉइड्स के साइज़ को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक और टैबलेट है टैबलेट डॉस्मियम, वो 500 mg में आती है, वो भी आप बीडी में दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन हम मोस्टली टैबलेट डेफ्लॉन ही देते हैं। अब टैबलेट डेफ्लॉन और आप किस तरह से दे सकते हैं कि अगर आप 3-3 गोलियों से स्टार्ट करवाना है तो 3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम 3 दिन के लिए आप दें, ठीक है। उसके अलावा 2 गोलियाँ आपने देनी है सुबह दोपहर शाम 4 दिन के लिए, अगले 4 दिन के लिए, फिर आपने 1-1 गोली देनी है सुबह शाम फॉर नेक्स्ट 10 to 12 days, ठीक है। और ये वाला जो ट्रीटमेंट होता है ना 3, 2 और 1 वाला फॉर 3, 4 एंड 10 to 12 days, ये ग्रेड 3 या ऑनवर्ड्स वाले हेमरॉइड्स में आप देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखना है, आपने पेशेंट को कहना है कि आपने सिट्स बाथ लेना है। सिट्स बाथ बेसिकली जो हेमरॉइड्स के केस में होता है दैट इज़ ऑफ कोल्ड वाटर, वेयर एनल फिशर के केस में आप सिट्स बाथ पेशेंट को बताते हैं ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। मतलब अपने पेशेंट से कहना है कि आपने ठंडे पानी में 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है, ठीक है। तो इसको आप सिट्स बाथ का नाम देंगे। देन आप पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपने टॉपिकल स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन जो है वो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के लिए मेनली आप दे सकते हैं। ये ग्रेड 3 और 4 के जो हेमरॉइड्स होते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स ग्रेड 3-4 के लिए, उसके लिए आप टॉपिकल स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन प्रेडनिसोलोन वाले ऑइंटमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। ये पोटेशन फोर्ट के नाम से आते हैं, दिन में 2 दफ़ा लगाएं 1 हफ़्ते के लिए, ठीक है, या हेडेंसा फोर्ट के नाम से आती हैं ये टॉपिकल स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स। इसके अलावा आप पेशेंट को कोई पेन किलर दे देंगे ताकि अगर उसको पेन है तो वो पेन रिलीव हो जाए, जिसमें आप टैबलेट डाइक्लोफेनेक सोडियम दे सकते हैं जो वॉरन के नाम से आती है, ठीक है। डाइक्लो इसमें होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 mg बीडी में दे देंगे, या टैबलेट कैफ्लाम दे देंगे बीडी में, ठीक है। सो इस तरह से आपने पेशेंट के हेमरॉइड्स को ट्रीट करना है। देन एनल फिशर का अगर आपके पास पेशेंट है उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। एनल फिशर के पेशेंट को अब आपने सिट्स बाथ का कहना है विद वार्म वाटर, ठीक है, मतलब नीम गर्म पानी में वो सुबह शाम बैठे 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, इट वुड हेल्प टू रिलीव एनल कैनाल वेस्कुलेचर, ठीक है, मतलब उसकी रिलैक्सेशन करवाएगा, जो वेसल्स कंस्ट्रक्टेड है उनको रिलैक्स करेगा, ठीक है। जब वो नीम गर्म पानी में बैठेगा तो उसकी वेसल्स बेसिकली रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है।
और उसके मसल्स भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे एनल कैनाल के, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि बच्चों में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, स्पेशली ऐसे पेनफुल डेफिकेशन की, तो आपके पास जो डीडीज़ बनती हैं, ये जो मोस्टली केसेस होते हैं ना एनल फिशर हेमोरॉइड्स के, ये एडल्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे अगर कोई सिम्टम्स बच्चों में होते हैं तो उसकी डीडीज़ में आप पोलिप्स हो सकते हैं, इंटरसेप्शन सोच सकते हैं या डायसेंट्री सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को फिर आपने रेफ़र कर देना है, ठीक है। अब हाँ, मैं आपको बता रही थी सिट्सपाथ, अपने जो वार्म वाटर सिट्सपाथ है वो अपने एनल फिशर में पेशेंट को एडवाइस करना है। इसके अलावा पेशेंट से कहना है आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपना हाइड्रेशन बेहतर करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा स्टूल सॉफ्टनर्स में आपने पेशेंट को डुफ्लेक या लाइलेक सिरप दे देना है कि 2 चाय के चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने पेशेंट से कहना है ज़ोर नहीं लगाना जब आपने वॉशरूम जाना है और आपको हाजत महसूस हो रही हो कि आपने पखाना करना है, तो आपने ज़ोर नहीं लगाना, ठीक है। पेन किलर्स आपने पेशेंट को दे देने हैं, जिसमें आप पैरोक्सिकैम भी दे सकते हैं जो कि पाइटेक्स के नाम से आती है। इसके अलावा टैबलेट टोनोफ्लेक्स प्रेगनेंसी सेफ़ है, तो टैबलेट टोनोफ्लेक्स प्रेग्नेंट फीमेल्स जो आपके पास एनल फिशर के साथ आती हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है उनको। दैन डाइट में आपने उनको काउंसिल करना है कि आप लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, वेजीज़, इसके अलावा फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, ठीक है। GTN क्रीम आप यहाँ पे 0.2% देंगे। हेमरोइड्स केस में हमने नहीं दिया था, यहाँ पे आप देंगे। इसमें ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट होती है, ठीक है। इसको आपने ज़्यादा डीपली नहीं लगाना, पेशेंट से कहना है ज़्यादा डीपली आपने नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा डीपली लगाएंगे तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है पेशेंट को, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो बस आपने उसको कहना है टॉपिकली लगाए और सरफेस पे लगाए, ठीक है। और GTN क्रीम के साथ साथ आपने पेशेंट को जो लाइडोकेन होती है ऑइंटमेंट, ज़ाइलोकेन के नाम से आती है, 2% लाइडोकेन, वो आपने पेशेंट से कहना है इन दोनों को मिक्स करके फिर लगाए, ठीक है। बराबर मकदार में मिक्स करें, 2 से 3 बार लगाएं एक दिन में, ठीक है, स्पेशली बिफोर डेफिकेशन, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स। देन हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप डिक्लोफेनाक सोडियम के बजाय डिक्लोफेनाक पोटेशियम देते हैं एज अ पेन किलर, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट को लेस दैन 6 मंथ्स की हिस्ट्री है एनल फिशर की, तो फिर तो आप मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर लेंगे। लेकिन लेस दैन 6 वीक्स की हिस्ट्री है एनल फिशर की, फिर आप मेडिसिन से ट्रीट करेंगे। लेकिन ग्रेटर दैन 6 वीक्स की हिस्ट्री है तो फिर आप पेशेंट को सर्जन के पास रेफ़र कर देंगे ताकि वो अपनी लैटरल स्फिंक्टरोटमी करवा ले, ठीक है। अब ये प्रिवेंशन है, हाउ टू गेट रिड ऑफ हेमरोइड। इसमें आपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि ज़्यादा फाइबर ले, हाइड्रेटेड रहे, सिट्स बाथ ले और हेज़ल वाइप्स जो है वो यूज़ करे और क्रीम या ऑइंटमेंट लगा ले, ठीक है, जिसमें लाइडोकेन वो यूज़ कर सकता है। और अगर ज़्यादा मसला है तो ऑपरेट करवा ले, प्रोसीजर करवा ले कोई सा भी। अब कौन कौन सी सर्जरीज़ होती हैं इन केस ऑफ हेमरोइड्स, मैंने आपको बताया था। ग्रेड 3 में ये रबर बैंड लाइगेशन आप करते हैं, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी ग्रेड 2 में करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी है, एंड देन ये इंफ्रारेड कोएगुलेशन है, ठीक है। सो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो आप करते हैं, एंड फाइनली हेमरोडेक्टमी भी हो जाती है, पेशेंट की कंप्लीट भी आप कर देते हैं हेमरोडेक्टमी। अब एनल फिशर की प्रिवेंशन में क्या है, आपने किस तरह से एनल फिशर को प्रिवेंट करना है, उसमें सबसे पहले डाइट आ जाती है। पेशेंट को आपने काउंसिल करना है कि फाइबर रिच डाइट खाए, हाइड्रेटेड रहे, ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल या कैफ़ीन का यूज़ ना करे, फाइबर सप्लीमेंट्स ले, लाइक स्पगोल वगैरह ले, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती हैं वो वाली चीज़ें खाएं, ठीक है। और मेडिकेशंस में ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस अवेलेबल है लाइक स्टूल सॉफ्टनर्स वो यूज़ करें, ठीक है। और लुब्रिकेंट्स या पेट्रोलियम जेली वो NS पे लगाए। इसके अलावा अपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करे और जो स्टूल है उसको ज़्यादा देर के लिए अपने अंदर रोक के नहीं रखना, ठीक है। इसके अलावा अपने पेशेंट को काउंसिल करना है कि सिट्स बाथ जो है वो लाजमी रहे। देन हमारे पास और क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट है ऑफ एनल फिशर। पहले मैंने आपको हेमरोइड्स का सर्जिकल ट्रीटमेंट बताया था, ठीक है, रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी एंड हेमरोडेक्टमी वगैरह। अब हम एनल फिशर का सर्जिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। उसमें एक तो आप फिशरेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा लेज़र सर्जरी कर सकते हैं, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी करते हैं या एडवांसमेंट फ्लैप वाला प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनल फिशर। अब ये आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें एक पेशेंट है, नेम मोहम्मद अली, 35 ईयर्स ओल्ड मेल है, वाइटली स्टेबल है, ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेंट है उसको 5 डेज से, और पेनलेस ब्लीडिंग है आफ्टर डेफिकेशन। पेनलेस ब्लीडिंग है मतलब हेमरोइड्स,
लाइकली। बाकी एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है, टैबलेट डेफ्लॉन आपने दे देनी है उसको पहले 3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम, फिर आपने 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम 4 दिनों के लिए, और उसके बाद 1 गोली सुबह शाम 21 दिन के लिए देनी है। सिरप ट्रामाफेन दे देंगे और उसको काउंसिल करेंगे, इस बगोल का छिलका इस्तेमाल करें, सब्जियों फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, वर्जिश का मामूल बनाए, खट्टी तेल की तलिश या बेकरी मसनूआत से परहेज़ करें, ठीक है। फिर एनल फिजर की प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पेशेंट है इस्माइल, ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड मेल है, वाइटली स्टेबल है, पेनफुल डेफिकेशन की हिस्ट्री है फॉर 3 days एंड ब्लीडिंग पर रेक्टम है फॉर 1 day। बाकी एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है। इसको अपने पेशेंट को GTN क्रीम दे देनी है और जाइलोइड ऑइंटमेंट दे देनी है ताकि ये बराबर मिकदार में मिक्स करके लगाए। सिरप ट्रामाफिन दे देना है जो सुबह दोपहर शाम 2 चाय के चम्मच उसने लेने हैं। टैबलेट वारन पेन किलर आपको देख देना है, 1 गोली दर्द की सूरत में इस्तेमाल करें। फलों और में अमरूद और अनार बीज समेत खाइए, आपने काउंसिल करना है। सब्जियों का सलाद और खीरा लाजमी ग़ज़ा का हिस्सा बनाएं। खरबूजा और तरबूज खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, वर्जिश का मामूल बनाएं, खट्टी तेल की तली अशिया और बेकरी मसनूआत तर्क फरमा दें, ठीक है। इस तरह से आपने पेशेंट को काउंसिल कर देना है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है अबाउट हेमोरेज एंड एनल फिशर। इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज प्लीज़ डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।